तो स्वागत है आपका जनरल साइंस के इस अमेजिंग क्लास में। जनरल साइंस की पिछली क्लास में हमने फूड एंड न्यूट्रिशन वाला टॉपिक पूरा कर लिया था। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं मानव रोग के बारे में। और उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने अपना टेलीग्राम चैनल क्रिएट कर लिया है, जिस पे आपको इन सभी क्लासों की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो आप इस स्कैनर को स्कैन करके या फिर ये थिंक टैंक RS सर्च करके आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हो, या फिर आप इस स्कैनर को स्कैन करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मानव रोगों के बारे में पढ़ना। मानव रोगों को पढ़ने से पहले हमें एक संस्था के बारे में जानना आवश्यक है, WHO या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई। और इसी 7 अप्रैल के दिन हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। इसका मुख्यालय अगर हमें पूछे तो इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसकी 2024 की थीम थी माई हेल्थ एंड माई राइट, या फिर माई हेल्थ माई राइट, या फिर मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। इसकी 2025 की जो थीम थी वो थी हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। और इसके जो WHO के महानिर्देशक हैं वो टेड्रोस एडहानोम हैं, जो कि इथोपिया देश के निवासी हैं। इसके बारे में आपको जितनी जानकारी आवश्यक होनी चाहिए उतनी यहाँ पर सफिशिएंट आपको प्रोवाइड की जा चुकी है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि स्वास्थ्य क्या होता है। रोगों के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि स्वास्थ्य या फिर हेल्थ होता क्या है। तो WHO के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और सामाजिक स्तर पर सहज महसूस करता है तो वो स्वस्थ व्यक्ति है। और रोग क्या होता है या फिर डिजीज़ क्या होती हैं, तो अच्छे स्वास्थ्य में रुकावट करने वाले जो कारक होते हैं या फिर अच्छे स्वास्थ्य में रुकावट ही रोग होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद कुछ परिभाषाएं हैं जो आपको जानना आवश्यक हैं। सबसे पहले आता है ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी होता क्या है? तो रोगों के कारणों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम ईटियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद पैथोलॉजी क्या होता है? तो उससे पैथोलॉजी देखने से पहले हमें पैथोजन के बारे में देखना चाहिए। पैथोजन रोगाणु या फिर रोगजनक होते क्या हैं? तो रोगों को उत्पन्न करने वाले जो जीव होते हैं उन्हें हम पैथोजन, रोगाणु या फिर रोगजनक कहते हैं। अगर हमें पूछ ले कि टीबी का रोगजनक कौन सा है, तो हम बता देंगे उसके जीवाणु का नाम। पर अगर हमें पैथोजन पूछ ले तो पैथोजन, रोगाणु और रोगजनक तीनों एक ही चीज़ होती हैं। और पैथोलॉजी क्या होता है? तो रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। उसके बाद रोग वाहक या फिर डिजीज़ फैक्टर क्या होते हैं? तो रोगों को फैलाने वाले जो जीव होते हैं उन्हें हम डिजीज़ फैक्टर या फिर रोग वाहक कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं मलेरिया जीवाणु द्वारा होता है, परंतु वो जीवाणु हमारे शरीर में इंजेक्ट कौन करता है? तो वो मादा एनाफिलीज मच्छर करती हैं, तो वो मच्छर रोग वाहक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं रोगों के प्रकार के बारे में। रोग 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जन्मजात रोग, जिन्हें हम आनुवंशिक रोग भी कह सकते हैं, और एक होता है उपार्जित रोग, जो हम ये जो जन्मजात रोग होते हैं वो जन्म से ही हमारे शरीर में होते हैं। और ये जो उपार्जित रोग होते हैं वो खान पान से या फिर जीवाणु और विषाणु द्वारा अलग अलग कारणों से हमारे शरीर में होते हैं। विश्व में हमारे जन्म के बाद हमारे शरीर में होते हैं, उन्हें हम उपार्जित रोग कहते हैं। आनुवंशिक रोग 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं गुणसूत्रीय विकार और एक होता है मेंडेलियन विकार। गुणसूत्रीय विकार होता है जो जीन होते हैं जिन्हें हम जो जो जीन्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं, उनकी अगर संख्या में परिवर्तन होता है तो वो गुणसूत्रीय विकारों में आता है। और मेंडेलियन विकारों में जीन की संरचना में परिवर्तन होता है। उसके बाद उपार्जित रोग 2 प्रकार के होते हैं। एक असंक्रामक रोग जो एक दूसरे से नहीं फैलते, और एक होता है संक्रामक रोग जो एक दूसरे में फैलते हैं। संक्रामक रोग 5 प्रकार से हो सकते हैं: जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, कवक द्वारा और कृमि जनित रोग। इन बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जन्मजात रोगों के बारे में देखना स्टार्ट करते हैं। जन्मजात रोग या फिर कॉन्टिनेंटल डिजीज़ ये गुणसूत्र से होते हैं। तो गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम होता क्या है? तो जब कोशिका विभाजन होता है तो उसमें केंद्रक में एक धागेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम केमेटिन तंतु कहते हैं। यह कोशिका विभाजन के समय मोटा, छोटा व घना हो जाता है, जिसे हम गुणसूत्र का नाम देते हैं। मानव में 23 जोड़ी या फिर 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़ी तो कायिक गुणसूत्र या फिर जिसे हम ऑटोसोम कहते हैं वो होते हैं, और एक जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र जिसे हम एलोसोम कहते हैं। ये एक जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र जो लिंग निर्धारण
का काम करते हैं। और ये 22 जोड़ी जो कई गुणसूत्र होते हैं वो हमारे शरीर की संरचना का निर्माण करने में आवश्यक होते हैं या शरीर की निर्माणकारी खंड होते हैं। उसके बाद ये जो लिंग निर्धारण करने वाले होते हैं, तो इसमें अगर XX हो तो लड़की होगा और अगर XY हो तो बॉय या फिर लड़का होगा। उसके बाद हम देखते हैं आनुवांशिक रोग 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है गुणसूत्रीय विकार जिसे हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं, और एक होता है मेंडेलियन विकार। उसके बाद अब हम देखने वाले हैं गुणसूत्रीय विकार कौन कौन से होते हैं। तो गुणसूत्रीय विकारों में सबसे पहले आता है टर्नर सिंड्रोम। ये केवल महिलाओं में होता है और इसमें गुणसूत्र में एक एक्स की कमी हो जाती है, जिससे कि गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है। एक एक्स की कमी होने पर गुणसूत्रों की संख्या अगर मैं पूछी जाती है तो 45 हो जाती हैं। और इसके लक्षण क्या होते हैं, तो लक्षण में जो महिलाओं के जननांग होते हैं, सेक्सुअल जो ऑर्गन्स होते हैं, वो अल्प विकसित रह जाती हैं और महिला बध्य हो जाती है, मतलब उसको बच्चा नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जो केवल पुरुषों में होता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें एक एक्स की बढ़ोतरी हो जाती है, तो टोटल गुणसूत्र 47 हो जाते हैं। इसके लक्षण क्या है, तो इसमें जो पुरुषों में स्तनों का विकास हो जाता है, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो अधूरे रह जाते हैं, और पुरुष जो होते हैं वो गे हो जाते हैं, मतलब नपुंसक पैदा होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डाउन सिंड्रोम, जिसे हम ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो 21वां गुणसूत्र होता है वो अपनी एक कॉपी बना लेता है, तो इसलिए गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। इसमें कई गुणसूत्रों में जो 21वां गुणसूत्र होता है वो अपनी एक कॉपी बना लेता है, जिससे कि गुणसूत्र की टोटल संख्या 47 हो जाती है। यह महिलाओं और पुरुषों में दोनों में हो सकता है। और इसके लक्षण क्या होता है, तो इसमें बच्चे भीमकाय हो जाते हैं और बोने भी हो जाते हैं, मतलब या तो भीमकाय हो जाते हैं या फिर बोने हो जाते हैं। इसमें जीभ मोटी हो जाती है, जिससे कि बोलने में समस्या होती है। इसके नेत्र भी विकृत हो जाते हैं, मतलब नेत्र तिरछे हो जाते हैं, यहाँ नेत्रों में भेंगापन आ जाता है, और यह मंदबुद्धि भी हो सकते हैं। डाउन सिंड्रोम का अदर नाम है मंगोली का मूर्ख, मंगोली जड़ता और मंगोलिज्म। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी खोज ये सबसे पहले इस रोग की खोज मंगोलिया में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है एडवर्ड सिंड्रोम, जिसे हम ट्राइसोमी 18 कहते हैं। ट्राइसोमी 18 क्यों कहते हैं, क्योंकि 18वां गुणसूत्र अपनी एक कॉपी बना लेता है, इसलिए गुणसूत्रों की टोटल संख्या 47 हो जाती है। ये एडवर्ड सिंड्रोम बच्चों में होता है। इसका लक्षण क्या होते हैं, तो अंगुलियों में वृद्धि हो जाती है या फिर विकृति हो जाती है, मतलब अंगुलियां 5 की जगह 6 भी उग जाती है, और इसका मानसिक विकास रुक जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अपना आता है पटाऊ सिंड्रोम, जिसे हम ट्राइसोमी 13 भी कहते हैं। ट्राइसोमी 13 क्यों कहते हैं, क्योंकि 13वां गुणसूत्र अपनी एक कॉपी बना लेता है, इसलिए टोटल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती हैं। ये पटाऊ सिंड्रोम बच्चे में होता है, और इसका लक्षण क्या होता है, तो जन्म से ही बच्चे का तो होठ और तालू कटा रहता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है लाइस्ट गुणसूत्रीय विकारों में आता है अपना सुपर मेल सिंड्रोम, जो केवल पुरुषों में होता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें एक वाई की अधिकता हो जाती है, जिससे कि टोटल गुणसूत्र 47 हो जाते हैं। इससे क्या होता है, तो जो पुरुष होता है उसके अधिक आक्रामकता आती है, आवाज़ में भारीपन आता है और शरीर लंबा हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं हमारा दूसरा अनुवांशिक विकारों में दूसरा प्रकार मेंडेलियन विकार, जिसमें कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे हीमोफीलिया के बारे में। हीमोफीलिया जिसे हम शाही रोग कहते हैं। इसे शाही रोग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज हेल्डन नामक वैज्ञानिक ने ब्रिटेन के राज परिवार में की, तो इसलिए इसे शाही रोग कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो इसका वाहक तो महिला होती हैं, क्योंकि ये महिला के एक्स जीन पर स्थित होता है। इसका रोगी पुरुष होता है। ये एक लिंग संलग्न रोग का उदाहरण है। पुरुषों में जैसे XX और महिलाओं में XY। अगर पुरुष स्वस्थ हैं और महिला इस रोग से ग्रसित हैं, तो ये महिला के X गुणसूत्र पे स्थित इसका जीन रहेगा। और अगर इसमें क्या होता है, तो अगर इसका X और इसका X मिला और अगर लड़की हुई तो वो वाहक होगी, मतलब रोग वाहक होगी। और अगर इसका X और इसका जो मतलब असंक्रमित X है, अगर वो मिला तो जो लड़की होगी वो रोगी नहीं होगी, वो स्वस्थ होगी। तो इसमें रेशियो कितना है, तो 50-50 रेशियो है, मतलब 50% चांस है कि रोगी होगा और 50% चांस है कि रोगी नहीं होगा। तो इसके बारे में हम देख चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं इस रोग में क्या होता है, तो हीमोफीलिया में रक्त बिना रुके लगातार बहता रहता है। अगर हमें छोटी सी भी चोट आ जाए तो रक्त बिना रुके बहता रहता है।
क्योंकि यहाँ पर रक्त का थक्का जमाने वाला क्लॉटिंग फैक्टर अनुपस्थित रहता है। हीमोफीलिया दो प्रकार के होते हैं, एक तो हीमोफीलिया ए और एक हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए में क्लॉटिंग फैक्टर 8 अनुपस्थित रहता है। ये क्लॉटिंग फैक्टर क्या है, तो ये रक्त का थक्का जमाने वाला एक फैक्टर है। और हीमोफीलिया बी में क्लॉटिंग फैक्टर 9 अनुपस्थित रहता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कलर ब्लाइंडनेस, जिसे हम वर्णांधता भी कहते हैं। ये भी एक लिंग संलग्न रोग का उदाहरण है। इसमें रोगवाहक महिला रहती है, क्योंकि इसका जीन महिला के एक्स गुणसूत्र पर स्थित रहता है और रोगी पुरुष रहता है। वर्णांधता या फिर कलर ब्लाइंडनेस में रोगी लाल हरे में अंतर नहीं समझ पाता, मतलब लाल व हरे रंग में वो अंतर नहीं कर पाता। ये क्वेश्चन मेरे सीटी में भी आया था और काफ़ी एग्ज़ाम जब मैंने देखे थे उसमें भी आया था। तो ये वर्णांधता या फिर कलर ब्लाइंडनेस वाला चैप्टर आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट थैलेसीमिया। इसमें क्या होता है, तो आरबीसी विकृत हो जाते हैं, मतलब आरबीसी है जो हैं वो अपना शेप चेंज कर लेते हैं। जैसे कि आरबीसी तो डंबल के आकार के या फिर बालूशाही के आकार के रहते हैं, पर जिसको थैलेसीमिया हो रखा होता है उसके जो आरबीसी हैं वो हंस्याकार हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो रोगी को बार बार खून चढ़ाना पड़ता है। और एक फ़ायदा है कि थैलेसीमिया के रोगी को मलेरिया नहीं होता, क्योंकि मलेरिया के जो प्रोटोजोआ हैं वो आरबीसी में ही अपना, मतलब खून में ही अपना पोषण करते हैं। तो इस कारण अगर खून ही खराब हो तो मलेरिया के जो प्रोटोजोआ है वो रोगी को रोग नहीं दे सकते। तो इसलिए थैलेसीमिया के रोगी को ये मलेरिया नहीं होता। उसके बाद लास्ट मेंडेलियन विकारों में हम पढ़ने वाले हैं क्राई टू चैन सिंड्रोम या फिर केट सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, तो इसमें 5वें गुणसूत्र में विकृति हो जाती है, जिससे कि बच्चों में बोलने में समस्या होती है। और जब बच्चा रोता है तो उसमें बिल्ली जैसी आवाज़ आती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास में हमने मानव रोग स्टार्ट किया था, जिसमें कि हमने जन्मजात रोगों के बारे में, अनुवांशिक रोगों के बारे में जानना स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़े, उसके बाद हमने मेंडेलियन विकार पढ़े। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हम मिलेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं संक्रमित रोगों के बारे में। और संक्रमित रोगों में सबसे पहले हम जीवाणु जनित रोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो इसको स्कैन करके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी नोट्स बिल्कुल फ्री में उपलब्ध हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।